वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। बिल्कुल सही सुना आपने। आज से हम नेक्स्ट 15 डेज तक बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करेंगे और जो 9th ऑफ मार्च को आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम विद इन 15 डेज कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, वो डिस्कशन होगा रिगार्डिंग वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। आपका जो सिलेबस है बच्चों वो 2 यूनिट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखते हैं आपके चैप्टर्स की वेटेज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में बच्चों 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट फर्स्ट कैरी 50 मार्क्स। तो अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअली तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर से बच्चों आपके एग्जाम में आएंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर हम बात करें नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चैप्टर मिलके आपके एग्जाम में आएंगे 14 मार्क्स के। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8 की। ये तीनों चैप्टर्स मिला के बच्चों इनसे क्वेश्चंस आने वाले आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का। फिर बात करें अगर सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में चैप्टर्स ओनली 4 हैं बच्चों। 4 चैप्टर्स में ही आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स पढ़ के अगर आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप पार्ट सेकंड को फोकसली पढ़ें और अच्छे से उसको एक एक टॉपिक को याद कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई पूरे बिजनेस स्टडी के ऊपर में केस स्टडी आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स होंगे वो 2 तरह से डिवाइडेड है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको सिंपल याद करना है और उसके प्रोसेस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स याद करने हैं। ठीक है, इतने ही से रिलेटेड बच्चों 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सिंपली। यानी कि अगर आप सभी चैप्टर्स को याद कर लेते हैं, उनकी थ्योरीज याद कर लेते हैं, तो आप 44 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बार के एग्जाम में केस स्टडी ओनली एंड ओनली 36 मार्क्स की आएगी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, मैनेजमेंट कोई नई चीज तो है नहीं। हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा था। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के मीनिंग की, तो मैं बहुत सिंपल सेंस में समझाने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट का मतलब है कि खुद से कोई काम नहीं करना, गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि हमें अपने से काम नहीं करना, हमें काम लोगों से करवाना है। अब वो कैसे करवाना है उसका कंप्लीट एक प्रोसेस है। तो इसी पे बेस्ड हमारी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। देखिए क्या है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि हमें वर्क अटेंड करना है दूसरे लोगों से, खुद काम नहीं करना, खुद तो हमें खड़े रहना है, हमें देखना है बस कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बच्चों, मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो रहे हैं। मैनेजमेंट को स्टैब्लिश इसलिए किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। वो गोल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के गोल्स होते हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी लिखा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी 2 टर्म क्या होती है इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। पहले में समझना होगा प्रोसेस है क्या। मैनेजमेंट का प्रोसेस अगर हम बात करें तो बिल्कुल फंक्शन की तरह ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसे हम बहुत शॉर्ट में ले सकते हैं OSDC। प्लानिंग, P stands for planning, then organizing, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चों, यही मैनेजमेंट का प्रोसेस भी है और यही मैनेजमेंट के फंक्शन भी हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, मैंने अभी तो बताया आपको कि हमें खुद काम नहीं करना। एज ए मैनेजर मुझे वर्क करवाना है दूसरों से। ठीक है, हमारी एक एज ए मैनेजर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो को वर्कर्स हैं और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होना चाहिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी 2 टर्म क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में 3 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या है, डूइंग टास्क करेक्टली। जो टास्क मुझे मिला है मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, एंड ऑन टाइम, और जो टास्क मिला है जितने समय में मुझे कंप्लीट करना था मुझे वो टास्क उतने ही समय में कंप्लीट करना भी है। तो इन दैट वे आई विल बी कॉल्ड इफेक्टिव। अगर टास्क मैंने करेक्ट किया है और सही समय पे किया है तो आई विल बी कॉल्ड इफेक्टिव। साथ ही साथ एफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आता है लीस्ट कॉस्ट और रिसोर्सेस। जो भी टास्क मुझे मिला है, अगर मैंने टास्क को कंप्लीट करने में लिमिटेड रिसोर्सेज यूज किए हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज किए हैं,
तो आई विल बी कॉल्ड एफिशिएंट। सो लेट्स एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस, इट इज बेस्ड ऑन डूइंग टास्क करेक्टली एंड ऑन टाइम। हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है और टाइम पे करना है, और टास्क सक्सेसफुल भी होना चाहिए। उसके अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अचीविंग रिजल्ट विद ऑप्टिमम रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? मिनिमम, यानी कि जो सुइटेबल हो, आइडियल हो। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा मिनिमम वेस्टेज हो, ठीक है? हमें ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी है, चाहे वो कॉस्ट की हो चाहे वो एफर्ट्स की। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उतने ही कॉस्ट या एफर्ट्स हमें उस काम में लगाने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तीन पर्सन को मिस्टर एक्स, वाई और जेड को सिमिलर टास्क दिया गया। प्रोडक्शन बजट दिया गया तीनों को 1000 रुपीज, और उन्हें काम कंप्लीट करके देना है 2 आवर्स में। मिस्टर एक्स ने जो काम कंप्लीट किया उसमें उसने कॉस्ट लगाई 1200 रुपए, ठीक है? लेकिन उसने जो काम किया है, टाइम जो लगाया बच्चों, उसने सिर्फ 2 आवर्स में काम कर लिया। भाई उसने कॉस्ट ज्यादा लगा दी, लेकिन उसने जो टास्क कंप्लीट किया वो टाइम पे किया और सही टास्क किया था। इन दैट्स वे ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव। भाई इफेक्टिव तो है, उसने टास्क करेक्ट भी किया है और टाइम पे भी किया है, लेकिन ही विल नॉट बी कॉल्ड एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसने खर्चा ज्यादा कर दिया। हमने कितना बजट अलॉट किया था उसको? 1000 रुपीज, लेकिन उसने कितने रुपए लगा दिए? 1200 रुपए। तो वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब बात करते हैं मिस्टर वाई की। उसने जो कॉस्ट लगाई, उसने कॉस्ट लगाई 900 रुपीज, ठीक है? 1000 रुपए के बदले उसने कितने रुपए लगा लिए? 900 रुपीज। टाइम उसने लगा दिया 2.30, यानी कि उसने 2.5 घंटे लगा दिए, और काम सही से नहीं हुआ, सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया। वो एफिशिएंट तो कहलाया जाएगा क्योंकि उसने पैसे कम लगाए थे, लेकिन ही विल नॉट बी कॉल्ड इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसने टाइम तो सही, टाइम भी ज्यादा लगाया और साथ ही साथ उसने टास्क सक्सेसफुल नहीं किया है। फिर बात करते हैं मिस्टर जेड की। मिस्टर जेड ने जो टास्क कंप्लीट किया वो कंप्लीट किया, उसकी जो कॉस्ट आई वो 990 रुपीज आई, 990 रुपए। उसने टाइम भी 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिया और सही काम कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मिस्टर जेड विल बी कॉल्ड इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो तीनों एग्जांपल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। ना हम इसको अप्रूव करेंगे ना हम इसको अप्रूव करेंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमारा टास्क इफेक्टिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए। इसलिए हमें अपने टास्क को किसकी तरह कंप्लीट करना होगा? मिस्टर जेड की तरह कंप्लीट करना होगा। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैंने यहाँ पे एक कोड मेंशन किया हुआ है GGPCIDM। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे G का मतलब है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेसिफाइड गोल्स होते हैं, उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का इंस्टॉलेशन किया जाता है या एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अनदर G स्टैंड्स फॉर ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि हमने बताया था, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। तो ये अलोन एक्टिविटी तो है नहीं, इसमें वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं और उन्हीं ग्रुप एक्टिविटीज पर आपके गोल्स अचीव होने का बर्डन होता है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। तो P स्टैंड्स फॉर परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, इवन इन पॉलिटिक्स, इवन इन हाउस होल्ड, इवन इन इकोनॉमी, यानी कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। इसलिए हम मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव बोलते हैं या इट इज एप्लीकेबल इन यूनिवर्सली बोल सकते हैं। देन CID, C मींस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस अभी मैंने डिस्कस किया था पोस्ट DC, ठीक है? ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है बच्चे कॉन्टिन्यूअस रहता है। कैसे कॉन्टिन्यूअस रहता है आगे के हम चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ये आपके जो चैप्टर लिखे हैं ना पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बच्चों अपने आप में एक चैप्टर्स है। तो कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हम आगे के चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। देन I, इंटेंजिबल फोर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, इंटेंजिबल का मतलब पता ही होगा आपको, विच कैन नॉट बी सीन। हम जो मैनेजमेंट एक्ट्स होते हैं या मैनेजमेंट के एक्शंस हो सकते हैं उन्हें देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट सीन, टच और मूव। हम बस मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल फोर्स। फिर बात करते हैं D मतलब डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है विच अडैप्ट्स चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को मैनेजमेंट को
स्टडी करना होता है, उसी के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना होगा। इसलिए मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। देन एम मींस मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट है बच्चों, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशन। ये सिर्फ एक ही डायमेंशन तक नहीं है कि हमें सिर्फ वर्क का मैनेजमेंट करना है, सिर्फ हमें जो हमारे एम्प्लॉयज है उनका मैनेजमेंट करना है। वी हैव टू मैनेज द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल या वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज या ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मैनेजमेंट के डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस समझ में आएंगे। साथ ही साथ ये बच्चों फीचर्स है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।